जैसा कि आपको पता है, पिछले 20-25 दिनों से जन स्वराज के बैनर के तहत हम लोग एक बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत छपरा में सिताब दियारा जेपी के गांव से करी गई है। इसका लक्ष्य उद्देश्य ये है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में बिहार के 5000 से ज़्यादा गांव में पैदल चल के जिस जन स्वराज के विचार को, प्रयास को, परिकल्पना को लोगों को जाकर बताया गया, उनको समझाया गया, जिससे प्रभावित होकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मिलकर बिहार में एक नया दल और विकल्प, जिसका नाम जन स्वराज है, बनाने का निर्णय लिया। वो दल अब राजनीतिक दल के तौर पर बिहार में आज सबसे बड़ा दल, संगठन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिस दल के कई लोग हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में, पूरे बिहार में हैं, वो जन स्वराज है। और पिछले 6-7 महीनों में करीब करीब जो 1 करोड़ लोगों ने इस दल को मिलकर बनाया था, उसमें हर महीने 3 से 3.5 लाख लोग प्राथमिक सदस्य पैसा देकर, 10 रुपया बजाबता शुल्क देकर 3 से 3.5 लाख लोग हर महीने इस दल में जुड़ रहे हैं। अभी इसकी टोटल दल में जो जुड़े हुए लोग हैं उसकी संख्या करीब करीब 1.25 करोड़ है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें जो लोग ये ऐसे भी होंगे जो दल से जुड़े हैं, सक्रिय नहीं है, बहुत उनकी कोई गतिविधि नहीं होगी, लेकिन 1.25 करोड़ लोगों का परिवार वाला दल बिहार में कोई दूसरा दल नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का भी अपना दावा यह है कि उनके करीब करीब 70 लाख लोग बिहार में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जब ये संगठन का विस्तार एक स्तर पर हो गया है, तो हम लोग अभी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। एक उद्देश्य से ही निकले हैं कि जन स्वराज का जो विचार है, जो प्रयास है, जिसके बारे में आपने सुना, जो बात आपको अच्छी लगी, आपको ये समझ में आया कि ये वो रास्ता है जिससे बिहार की गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन खत्म हो सकता है। तो अब वो निर्णायक समय है जब अगले 4 महीनों में जो बात जेपी ने बताई, जो संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने दिया, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, अब बिहार की जनता के सामने विकल्प है। उनके पास ये अवसर है कि वो एक बार जगे और अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, जिसमें लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की परिपाटी है, उससे ऊपर उठे और पहली बार एक निर्णायक मैंडेट दें, एक ऐसे दल का चुनाव करें जो ईमानदार है, एक ऐसे दल का चुनाव करें जो उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग निकले हैं। गोपालगंज में बिहार बदलाव चरण की ये 3 दिन की यात्रा, इसके बाद यहाँ पर 6 बड़ी सभाएं होंगी, 6 बड़ी सभा होगी। तो बिहार बदलाव यात्रा जो है, इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब मैं इसमें छोटी छोटी बैठकें करता हूँ, जो कि अभी आप देख रहे हैं, जिसमें प्रखंड के स्तर पर 2, 3, 4, 5 हजार लोग सभाओं में आते हैं। इसके बाद आप इसमें 6 विधानसभा के स्तर की बैठक देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर उन बैठकों को देखेंगे जिसमें प्रत्याशियों की बाकायदा घोषणा की जाएगी। उस क्षेत्र के जनता के सामने 10,000, 15,000, 20,000 लोगों के सामने उन प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी जिनका चयन इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। तो ये अभी मैं आपको अपनी बात जो अभी हम लोग कर रहे हैं जन स्वराज में, वो बता दिया। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ। आप बहुत कम पढ़े लिखे होकर भी बहुत समझदार व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल की बात क्यों करता हूँ। इस बात को पहले आप समझिए। 9वीं फेल की बात इसलिए करता हूँ कि तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे गांव में रहते थे, किसी ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां लोग उनको पढ़ा नहीं सकते थे। तेजस्वी यादव बजाबता डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते थे, वहां 9वीं क्लास पास नहीं कर पाए। तर्क ये दिया गया कि भैया ये पढ़ाई नहीं करेंगे, ये क्रिकेट खेलेंगे। तो आप लोग तो सब क्रिकेट के प्रशंसक तो जरूर होंगे, जानकार हो या न हो। तो तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा क्रिकेट में अपना नाम किया है ये भी आपको पता होगा। उनके पिताजी लालू यादव ने
संसद भवन में ये खुद खड़ा होकर खुद कहा कि मैंने अपने बेटा को क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था और मैं देखता हूं कि वो पानी बोतल लेकर दौड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए एक बार तेजस्वी यादव की बात को मान लिया जाए कि वो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट को छोड़े हुए तो आज करीब 20 वर्ष हो गया, उसके बाद आकर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? नहीं, ये तो देखिए, जितने ये आयोगों का गठन हो रहा है या तबादले हो रहे हैं या सरकारी निर्णय हो रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें उन निर्णयों में शामिल नहीं है, वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ नीतीश कुमार जी की जो 20 साल की राजनीति करने की शैली रही है, जो राजनीति और सरकार चलाने का उनका तरीका है, उससे उलट हो रहा है। नीतीश कुमार ने कभी राजनीतिक गतिविधियों पर, रैलियों पर रोक नहीं लगाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को रैली करने में, सभा करने में, राजनीतिक कार्यक्रम करने में तकलीफ आ रही है, उनको प्रशासन परेशान कर रहा है, उनको परमिशन नहीं दे रहा है। वो चाहे हम लोग का कल्याण बिहार न जाने देना हो या राहुल गांधी को दरभंगा में न जाने देना हो। दूसरी बात, जितने तरह के तबादले हो रहे हैं, आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए। तीसरी बात, आप जो देख रहे हैं आयोग वगैरह में जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये सब परिवारों के लोग हैं। और ये किनके परिवार के लोग हैं? वही 4-5 लोग हैं जिन पर ये आरोप है कि ये नीतीश कुमार जब शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनका लाभ उठा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को इन जगहों पर भेज रहे हैं। तो ये बात कौन किस आयोग में गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण यह है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार, जो मैं बात पिछले 3 महीने से कह रहा हूं, मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार ने कभी कहा कि उनका लड़का आ रहा है राजनीति में? क्या जदयू के किसी प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि उनका लड़का, नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में आने वाला है? क्या नीतीश कुमार के लड़के ने यह कहा कि हम राजनीति में आने वाले हैं? तो आप लोग किसी के, मतलब ये इतनी गलत बात है। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर आप लोग रोज टीका टिप्पणी जबरदस्ती कर रहे हैं और करवा रहे हैं। बात देखिए, नीतीश कुमार से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है और इतनी मर्यादा आप लोग को रखनी चाहिए। लालू जी के भी जो बच्चे हैं जो राजनीति में नहीं है, उस पर काहे आप टीका टिप्पणी कीजिएगा? भाई, हम तो आपके भाई पर, आपके बेटे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो जिसका लाइफ राजनीतिक सामाजिक जीवन में है उस पर आप 100 सवाल कीजिए। जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में नहीं है, इतनी मर्यादा तो रखिए, उस पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? और दूसरे को मजबूर भी कर रहे हैं कि आप भी बोलिए। पिछले 6 महीना से हम बोल रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर टीका टिप्पणी करना वो मर्यादा के खिलाफ है, कम से कम मेरी मर्यादा के खिलाफ है। आपको अपना YouTube चलाना है, चलाते रहिए। जसौली की धरती पे मोदी जी और नीतीश जी का रैली होने वाला है 20 तारीख को जी। खबर यह है कि प्रशांत किशोर 19 तारीख को जिला में जो बैठक कर रहे हैं उस रैली को रोकने के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई, हम तो पिछले 1 महीना से दौड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर इतने छोटे व्यक्ति हैं, कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ प्रशांत किशोर। आप देश के प्रधानमंत्री जसौली में बैठक कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जो मुखिया भी नहीं है, वार्ड सदस्य भी नहीं है, हम गोपालगंज में लोगों से मिल रहे हैं। इन दोनों में क्या तुलना है? मोदी जी आ रहे हैं, उस विषय पर आइए कि भाई मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सामने चुनाव है। क्योंकि इससे पहले तो जब चुनाव नहीं था तब मोदी जी बिहार तो नहीं आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि जब वो आ रहे हैं जसौली में, तो जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। बड़ी बात यह है। बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने पैसा, वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहां? भाई, बात तो 2 ही हो सकती है। या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं,
या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको हमको तो कहीं 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा है। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर यह आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। एक तरफ आप अपने आप को छोटा राजनीतिक दल बता रहे हैं और दूसरे तरफ इस बात की विधारा कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग जनसुराज से जी बिल्कुल। क्योंकि मैं अब फिर वही बात है, पत्रकारों को जैसे यहाँ पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वैसे पत्रकारों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। हमने अभी क्या बोला, हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है। जितने भी सांसद और विधायक हैं, व्यवसायिक आयोग का केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछा है। तो ये ललन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। ललन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही ललन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। ये और इनके नेता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे थे और अभी उनको लग रहा है कि वो लूल जुलूल बतिया रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी, आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बॉस कहां थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। सर, आपने कहा था कि प्रत्याशियों की जो सूची होगी वो हमारे पार्टी के तरफ से पूंजीपतियों की नहीं होगी, जात धर्म देखकर नहीं होगी। क्या ये प्रक्रिया अब भी वही होगी? बिल्कुल कायम है। आप बता दीजिए कि कहां पर जनसुराज का कौन प्रत्याशी घोषित किया गया है जो यहाँ का बहुत बड़ा पूंजीपति है या जिसके बारे में चर्चा हो कि भाई ये प्रशांत किशोर को जनसुराज को 5 करोड़ रुपया देके टिकट लाए हैं। सर, चूंकि अभी कम से जारी नहीं हुई है तो फिर तो एक उम्मीद की जा रही है, क्या वही प्रक्रिया जारी रहेगी? आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपका धन्यवाद है कि कम से कम आपको इतनी उम्मीद तो जनसुराज से है कि जनसुराज टिकट नहीं बेचेगा। बिहार में लोगों को और कुछ समझ हो न हो, इतना विश्वास तो लोगों को जरूर है कि बिहार में किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद ले पैसे के बल पर। इतना बात तो सब लोग जानते हैं। तो भरोसा रखिए, जब टिकट बटेगा उसके बाद अगर कहीं आरोप लगा और आरोप में आपको कोई सच्चाई दिखी कि प्रशांत किशोर छोड़िए, जनसुराज में भी किसी ने पैसा लेकर किसी को टिकट दिलवा दिया, ये आरोप अगर प्रूफ हो जाए, आप जिस दिन बता दीजिएगा उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे।